Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's CAP Foundation series, we'll discuss the chapter Law of Limitation. तो Law of Limitation Act 1963 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिकवरिंग डेट्स फ्रॉम द बोरोवर. तो जो भी बैंक्स हैं वो लोन्स देते हैं, उनमें डिफॉल्ट के चांसेस होती हैं. तो आफ्टर डिफॉल्ट कितना टाइम है उनके पास केस फाइल करने के लिए, वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है. तो जो ये हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963 है, ये अलग अलग टाइप की केसेस के लिए अलग अलग पीरियड्स ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब करता है कि अगर केस करना है तो विद इन इतने टाइम आप कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि कोई 15 साल बाद उठ के केस करना चाहे जहां पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन सिर्फ 3 साल का हो. तो बैंक्स को जो है रिकवरी के लिए प्रोसीडिंग्स करने होते हैं, तो उन्हें लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर लिमिटेशन पीरियड का ट्रैक रखना चाहिए है, ताकि वो अपना जो लीगल राइट है पैसे रिकवर करने का उसे खो ना दे. तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी चाहिए लोन अकाउंट्स की, और जब भी डिफॉल्ट हो तो प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए ताकि टाइम ना निकल जाए. तो लिमिटेशन के कंप्यूटेशन की अगर बात करें तो चाहे सूट फाइल करना है, चाहे अपील फाइल करनी है, चाहे कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, वो विद इन टाइम ही करनी है, नहीं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली ही डिसमिस हो जाती है. सूट कब माना जाएगा कि आपने फाइल कर दिया है, केस फाइल कर दिया, ये कब माना जाएगा? जब प्लेंट प्रेजेंट किया जाता है एप्रोप्रिएट ऑफिसर को. प्लेंट क्या है? जो फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है. जो बैंक है वो एक फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल करता है एप्रोप्रिएट ऑफिसर को. तो जब वो प्रेजेंट करता है एप्रोप्रिएट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को, तब माना जाता है कि सूट फाइल कर दिया है. इस डेट से सूट फाइल हो गया है जब प्रेजेंट कर दिया जाए केस एप्रोप्रिएट ऑफिसर को कोर्ट के अंदर. ठीक है, तो इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक आता है सेट ऑफ, एक आता है काउंटर क्लेम. सेट ऑफ होता है डिफेंडेंट का क्लेम. जैसे बैंक है, बैंक ने केस कर दिया मान लो मेरे खिलाफ कि इसने लोन का पैसा वापस नहीं किया है, तो मैं क्या हूं? मैं डिफेंडेंट हूं, मुझे खुद को डिफेंड करना है इस केस के अंदर. तो बैंक ने मेरे खिलाफ कुछ क्लेम फाइल किया, काउंटर मैंने उनके अगेंस्ट जो है जो अपना क्लेम रखा है, ठीक है, वो मेरा सेट ऑफ है. तो अ सेट ऑफ इज अ डिफेंडेंट्स क्लेम अगेंस्ट द प्लांटिफ दैट इज प्लीडेड इन द सेम सूट. तो उन्होंने मेरे खिलाफ कोई बात बोली, सेम उसी में मैंने उनके खिलाफ कोई क्लेम फाइल कर दिया, तो ये सेट ऑफ है. तो यहाँ पे कोई फ्रेश केस नहीं है, उन्होंने केस फाइल किया, मैंने उसके जवाब में काउंटर क्लेम किया. तो जब बैंक ने सूट फाइल किया है उसी डेट से मेरा सेट ऑफ का भी जो पीरियड है वो स्टार्ट होगा. अलग से जिस दिन मैंने क्लेम किया है वहां से कोई अलग पीरियड नहीं शुरू होगा. लेकिन हाँ, काउंटर क्लेम जहां पे होता है वहां पे डेट्स का डिफरेंस होता है. मान लो बैंक ने मुझे बोला कि बैंक ने 1 मई को मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि मैंने ये पैसे वापस नहीं किए हैं. काउंटर मैंने ही मान लो 3 तारीख को काउंटर क्लेम कर दिया कि ये पैसे मैंने इसलिए वापस नहीं किए क्योंकि ये अकाउंट में गड़बड़ थी. तो यहाँ पे कोई नया केस नहीं है, ये सिर्फ मेरा सेट ऑफ है बैंक के क्लेम के अगेंस्ट. तो यहाँ पे 1 मई से ही केस स्टार्टेड है. मेरा जो क्लेम है वो चाहे 3 मई का है, लेकिन वो 1 मई से ही केस स्टार्टेड माना जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे काउंटर क्लेम की अगर बात करें तो मान लो 1 मई को बैंक ने मेरे अगेंस्ट पे एक केस फाइल कर दिया, केस चल रहा है, और 2-3 महीने बाद मान लो जून के अंदर मैंने इसी बैंक के अगेंस्ट एक क्लेम फाइल कर दिया कुछ सेपरेट इशू का. वो काउंटर क्लेम है, ये इंडिपेंडेंट क्लेम है. तो जून में जब मैंने ये काउंटर क्लेम फाइल किया है तब वो उसका स्टार्ट ऑफ केस माना जाएगा. ओके, तो सेट ऑफ में क्या होता है, अलग से कोई केस नहीं माना जाता है. काउंटर क्लेम में क्या होता है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लेम है मेड बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लांटिफ इन द सेम लीगल प्रोसीडिंग्स. वो भी केस तो मेरा और बैंक का पिछला वाला चल ही रहा है, उसी में मैंने कोई एक सेपरेट अलग से क्लेम फाइल कर दिया. ठीक है, तो काउंटर क्लेम की डेट कब से मानी जाएगी? जब मैंने वो काउंटर क्लेम कोर्ट में फाइल किया है. अब जब भी हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करते हैं तो अगर मान लो लिमिटेशन पीरियड ऐसे दिन खत्म हो रहा है जिस दिन कोर्ट क्लोज है, तो हम फिर जो उसे अगले वाला दिन है जब कोर्ट ओपन होगा तब वो हम लास्ट डे मानेंगे. यानी कि वो वाला जो कोर्ट क्लोज वाला डे है उसे एक्सक्लूड कर देंगे. अगर लास्ट डे है, मान लो 31 मई को मेरा लास्ट दिन है कि जब मैं अपना क्लेम फाइल कर सकती हूँ, लेकिन 31 मई को कोर्ट क्लोज है, तो फिर 1 जून आखिरी दिन माना जाएगा. वो क्लोजिंग वाला डे को बीच में से हटा दिया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि अगर
जो पार्टीज हैं जिन्होंने केस करना है वो लॉ ऑफ लिमिटेशन पीरियड में जो टाइम पीरियड है उसे एक्सटेंड करवा सकती हैं अगर उनके पास प्रॉपर रीजन हो, सफिशिएंट कॉज हो कि उन्होंने विद इन लिमिटेशन पीरियड जो है क्यों केस नहीं फाइल किया, लेकिन सफिशिएंट कॉज होना चाहिए है। और स्टार्टिंग डे कौन सा होगा? द डे फ्रॉम विच द लिमिटेशन पीरियड इज टू बी रेकॉर्ड इज एक्सक्लूडेड। तो जो स्टार्टिंग डे होता है, ठीक है, जहां से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो वाला डे जो है उसे एक्सक्लूड किया जाता है। और जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस होती है, फिर ऑर्डर का डिक्री लेना पड़ता है, ऑर्डर आता है, ये वाला जो दिन होते हैं ये भी एक्सक्लूडेड होते हैं जब हम लॉ ऑफ लिमिटेशन का जो अंडर जो पीरियड दिया हुआ है उसे कैलकुलेट करते हैं। फिर कई बार जो कोर्ट है वो उससे कॉपी ऑफ ऑर्डर लेने में टाइम लग जाता है, कॉपी ऑफ अवार्ड लेने में टाइम लग जाता है, तो वो वाले दिन भी एक्सक्लूड किए जाते हैं कंप्यूटेशन में से। फिर कई बार जो है कोर्ट जो है किसी ऑर्डर पे स्टे लगा देते हैं, तो जिस दिन स्टे इशू हुआ, जिस दिन स्टे का ऑर्डर विड्रॉ किया गया और जो बीच में स्टे का पीरियड है वो भी कैलकुलेशन में से माइनस किया जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहां पे नोटिस देना पड़ता है या प्रीवियस कंसेंट लेना पड़ता है गवर्नमेंट का या किसी अथॉरिटी का, तो नोटिस देने का टाइम है, सामने वाली पार्टी जो कंसेंट देने में टाइम ले रही है वो भी लिमिटेशन पीरियड की कैलकुलेशन में से डिडक्ट किया जाता है। एंड डिफेंडेंट जिस जिस दिनों में इंडिया से बाहर है, इंडिया की टेरिटरी के बाहर है या ऐसी टेरिटरीज में है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती हैं, तो वो जो उसके आउटसाइड इंडिया स्टे का पीरियड है वो भी लिमिटेशन पीरियड की कैलकुलेशन में से माइनस कर दिया जाता है। तो मैं डिफेंडेंट हूँ, बैंक ने मेरे खिलाफ केस किया है, तो जितना दिन मैं इंडिया से बाहर हूँ वो लिमिटेशन पीरियड की कैलकुलेशन में से माइनस कर दिया जाएगा। अब देखो 3, 4, 5 साल ऐसे लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर पीरियड होता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है। तो यहाँ पे कई बार फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी स्टार्ट हो जाता है। कौन से केसेस में? एक्नॉलेजमेंट ऑफ, पहले तो लाइबिलिटी अगर हो जाए, मान लो कि 3 साल का लिमिटेशन पीरियड था कि मैंने बैंक का पैसा वापस नहीं किया, तो उसमें लिमिटेशन पीरियड 3 साल का है कि 3 साल के अंदर अंदर बैंक कोर्ट केस फाइल कर सकता है। तो मान लो 3 साल का पीरियड वो खत्म होने वाला है, लेकिन वो खत्म होने से पहले अगर मैं रिटर्न में बैंक को एक्नॉलेजमेंट दे दूं और साइन करके दे दूं कि आई ओ यू मनी, तो वो एक फिर फ्रेश लॉ ऑफ लिमिटेशन वहां से स्टार्ट हो जाएगा। वो 3 ईयर का जो टाइम है वो नहीं माना जाएगा। जब मैंने रिटर्न में लिख दिया कि हाँ आई ओ दिस मच मनी टू द बैंक, तो जिस दिन मैंने वो एक्नॉलेजमेंट साइन किया है उस दिन से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा अगर मैं एक्नॉलेजमेंट दे दूं। दूसरा होता है पेमेंट टुवर्ड्स डेट एंड इंटरेस्ट। तो जब मेरा वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म होने वाला है तब मैं या तो कोई डेट का अमाउंट पे कर दूं, कोई मैं इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर दूं, मैं या मेरा कोई एजेंट पे कर दे, तो जिस दिन मैंने पेमेंट किया है वहां से फिर से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो डेट है वो डेट वही है जो मेरा लोन है, जो मेरा इंटरेस्ट पेमेंट है। हाँ, अगर कोर्ट ने मुझे कुछ ऑर्डर करने के लिए बोला है बैंक को, वो डेट नहीं माना जाएगा। डेट वो है जो मैंने बैंक को पे करना था, कोई लोन है उसका चाहे मैं प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दूं थोड़ा बहुत, चाहे मैं इंटरेस्ट पे कर दूं, वहां से फिर फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। जहां पे करंट अकाउंट्स की बात आती है, जहां पे करंट अकाउंट्स को लेके कोई केस होगा, तो लिमिटेशन पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? जिस साल लास्ट ट्रांजैक्शन होगी, जिस साल लास्ट ट्रांजैक्शन होगी करंट अकाउंट की, उस साल का जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा तब से लिमिटेशन पीरियड जो है वो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मान लो मैंने जनवरी के अंदर ट्रांजैक्शन की थी लास्ट, तो लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा? फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को, ठीक है, तो तब से फिर लिमिटेशन पीरियड यहां पे स्टार्ट होगा। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट? टू अलाउ इंडेफिनिट टाइम फॉर फाइलिंग सूट्स, टू प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स विद इन विच सूट्स कैन बी फाइल्ड, टू रिमूव टाइम रिस्ट्रिक्शंस ऑन फाइलिंग ऑफ अपील्स, टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट्स ऑफ फाइलिंग सूट्स। तो लिमिटेशन एक्ट क्यों होता है? कि सूट फाइल करने के लिए टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी जाती है कि इतने टाइम में आपको केस करना है, ठीक है। अगला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 व्हाट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रिटन एक्नॉलेजमेंट टू ट्रिगर अ फ्रेश लिमिटेशन पीरियड। सो व्हाट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रिटन एक्नॉलेजमेंट? तो अगर मुझे फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करवाना है तो मैं एक्नॉलेजमेंट में क्या लिख के दूंगी? अमाउंट ऑफ डेट, डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, क्लियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लाइबिलिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मुझे सारी ही चीजें लिख के देनी पड़ेंगी और फिर उसे
एक्नॉलेजमेंट को साइन करना पड़ेगा, तब से फिर एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अगला है व्हेन डज अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिन इफ देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो अगर मैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी के थ्रू अपना लिमिटेशन पीरियड फ्रेश करवाना चाहती हूँ, नया स्टार्ट करवाना चाहती हूँ, तो कब से स्टार्ट होगा? जब से ओरिजिनल लाइबिलिटी है, जब लास्ट पेमेंट किया है, जिस दिन एक्नॉलेजमेंट साइन किया है, या जब क्रेडिटर को पता लग जाता है ऑफ द एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पे जब मैं एक्नॉलेजमेंट साइन करूंगी तब से फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। आखिरी क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी मेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी टू गिव राइज टू अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन। वर्बल होना चाहिए, रिटन या साइंड होना चाहिए, नोटरी के प्रेजेंस में होना चाहिए, क्रेडिटर को कम्युनिकेट होना चाहिए। तो जब रिटन हो जाता है, साइंड हो जाता है, तब फिर फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। नोटरी या क्रेडिटर को कम्युनिकेट करने का जो पीरियड है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।